हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है कि कास्मिक किरणें, तो कास्मिक किरणें कैसी होती हैं। तो देखिए, जो कास्मिक किरणें होती हैं यह आवेशित कण हैं। जी हाँ दोस्तों, कास्मिक किरणें क्या है, तो यह आवेशित कण है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसमें हमने जो है कि शुरू में फिजिक्स के प्रश्नों को लिया है, जो आपके भौतिक विज्ञान से प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद हमने केमिस्ट्री के प्रश्नों को लिया है और उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी के प्रश्नों को लिया है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो 2G स्पेक्ट्रम में जो G आप देखे होंगे 2G 3G, तो उसमें जो G प्रयुक्त होता है वह किस लिए होता है। तो जो G होता है वह आपका जनरेशन बताता है। जी हाँ दोस्तों, G का अर्थ क्या होता है, तो G का अर्थ उसमें जनरेशन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रडार का आविष्कारक कौन था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो रडार है उसका आविष्कारक कौन है। तो रडार का जो आविष्कारक है वह रॉबर्ट वाटसन है। जी हाँ दोस्तों, कौन है, रॉबर्ट वाटसन ने जो है वह रडार का खोज किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों में जो है कि पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता था। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रडार का आविष्कार किसने किया, तो रॉबर्ट वाटसन ने जो है वह रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आपका है, गार्ड पार्टिकल है। जी हाँ दोस्तों, गार्ड पार्टिकल किसको बोलते हैं। अगर हम बात करें गार्ड पार्टिकल की तो वह आपका हो जाएगा हिग्स बोसान। जी हाँ दोस्तों, हिग्स बोसान को जो है गार्ड पार्टिकल बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना जो है 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक जो सत्यापन है वह 14 मार्च 2013 को किया गया था। और वैज्ञानिक समुदाय ने जो है कि बाहर और मीडिया द्वारा इसको जो है कि ईश्वरीय कण या गार्ड पार्टिकल कहा जाने लगा। तो इसको आप याद रखिएगा, किसको बोलते हैं, तो हिग्स बोसान को बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला पार्ट आपका है, अगला क्वेश्चन है कि सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जो CV रमन जी थे उनको जो है कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, उनको जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था यह आपका हुआ था 1930 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, 1930 ईस्वी में जो है CV रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले जो है कि नोबेल का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 ईस्वी में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें टेलीस्कोप की जो खोज थी, इसकी जो खोज है वह गैलीलियो ने की थी। जी हाँ दोस्तों, टेलीस्कोप की जो खोज है वह गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, इस सदी में की शुरुआत में जो है हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था वह किए थे आपका, किसने किया था, तो राइट ब्रदर ने किया था। तो यह तो प्रश्न आपको याद ही होगा कि राइट ब्रदर द्वारा जो है वह हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है।
तो देखिए आपका अगर हम बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर आपका हो जाएगा 10⁻³ mm। तो यह होता है, तो मिमी के बराबर होता है तो 1 माइक्रोन बराबर, तो यह कितना हो जाएगा? तो देखिए यह हो जाएगा, इसमें देखिए आपका 1/1000 मिमी हो जाएगा। तो यह जो आपका ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, थर्ड वाला सी वाला, कि 1/1000 मिमी जो है वह सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में निकालें तो यह कितने के बराबर होगा? तो यह आपका हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के। जी हाँ दोस्तों, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र होता है, यह बराबर आपका होता है 9/5, यहाँ पर आपका फिर सेल्सियस होता है, इसको डिग्री लिखते हैं, प्लस 32। इसी में आपको मान रख देना है और उसके बाद इसको हल कर लेना है। जैसे यहाँ पर 40 दिया है तो सी की जगह आप 40 रख दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? जैसे 9/5 हो जाएगा, इंटू 40 हो जाएगा यहाँ, प्लस उसके बाद कितना है? प्लस 32 है। तो इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 9×8 72 आपका होता है, 72 हो जाएगा, और 32। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। यह बराबर होता है 9/5 इंटू सी, मतलब सी मतलब सेल्सियस, प्लस 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक का प्रयोग होता है यह किस लिए किया जाता है? तो यह जो है क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग किया जाता है यह किसी मिश्रण में विभिन्न पदार्थों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः जो है वह विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण के लिए किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी जो है कि तकनीक का उपयोग पदार्थों के उसके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। फिलहाल अभी जो है कि इसको विटामिन और प्रोटीन को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, तो यह ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन फिलहाल अभी इसका प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता। वहीं पर दूसरा ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारण करने के लिए। तीसरा है कि रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आश्वन के लिए एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो शुरू में फर्स्ट ऑप्शन भी आपका थोड़ा सही होता है, क्योंकि पहले इसके रंग को अलग अलग करने के लिए, पहचान करने के लिए किया जाता था, और यहाँ पर दिया गया कि मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पर अगर ई वाला ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन रहेगा, तो वह आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर जो ई है वह आपका हो जाएगा। तो इसमें दिया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो देखिए ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में जो प्रयोग किया जाने वाला ग्लास है वह मुख्यतः जो है कि क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों से बनता है, जो कि अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है, और इसका जो निर्माण है वह सिलिका से आपका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं, सोडियम कार्बोनेट वगैरह से होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन जो है वह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि अलग अलग धातुएं मिला करके ट्यूब लाइटें तथा परख नलियां बनती हैं। तो एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु के विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो देखिए अगर हम बात करें विद्युत चालकता किसकी सबसे अधिक होती है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा चांदी। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि रजत बोलते हैं, चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका तांबा होता है, और उससे कम आपका एल्युमिनियम होता है, और उससे कम बेरिलियम होता है, और उसके बाद कैल्शियम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए ज़्यादातर घरों में जो है तांबे के तार लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी चालकता अधिक होती है।
चांदी तो बहुत महंगा है, तो इसलिए लोग चांदी का तार नहीं लगाते हैं। चांदी का तार लगाएंगे तो चोरी ही हो जाएगा, तो इसलिए जो है चांदी बहुत महंगा होता है, तो इसलिए चांदी का तार नहीं लगाया जाता है। लेकिन इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम चालकता तांबा की होती है और उससे कम एल्यूमिनियम की होती है। तो ज़्यादातर जो है कि या तो चांदी या तो आपका तांबा का तार लगता है, नहीं तो एल्यूमिनियम का तार लोग लगाते हैं। और उससे कम आपका बेरिलियम होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वातावरण में अगर हम बात करें तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती है, जो कि 78% लगभग पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो अल्कोहल है इसको जो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा इसको परिवर्तित कर सकते हैं? तो देखिए इसको जो है कि मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है कि परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल को जो है ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है तो साधारणतः कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है और उसके द्वारा जो है कि बिजली का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी लिंक हो गया दे दिया जाता है, वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सूचना दी जाती है, साथ ही में उसका लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है और कोई जानकारी रहती है तो टेलीग्राम पर तुरंत बता दिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस आपका इस चैनल पर करवा देंगे, तो इसलिए जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से पूछा गया है कि निम्न में से अच्छा अग्निशामक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि निम्न में से अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ज़्यादातर जो है कि जैसे आप देखेंगे जो अग्निशामक यंत्र आता है उसमें जो है कि उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, तो इसलिए सबसे अच्छा अग्निशामक यही होता है, आग बुझाने में सबसे अच्छा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फुलरीन अथवा बकीवाल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो कितने कार्बन परमाणुओं का फुलरीन बना होता है, यह चीज़ आपका पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें जो फुलरीन आपका बना होता है यह जो है यह 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। कितना? 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है कि 60 कार्बन परमाणु, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक होता है। तो देखिए अगर हम बात करें अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखिए अधिक ऊंचाई पर जब आप जाएंगे जो द्रवों का क्वथनांक है वह घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, द्रवों का क्वथनांक घट जाएगा, जिसके कारण जो क्या होता है कि बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे ऊंचाई पर खाना बनाना काफ़ी कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्रव का क्वथनांक घट जाता है, जिससे कि जल कम ताप पर ही जो है कि उबलने लगता है और वह वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। तो इसलिए खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें इनमें से कौन सी धातु सबसे भारी है, तो देखिए प्लेटिनम जो है यह सबसे भारी धातु है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटिनम सबसे भारी धातु
प्राप्त होती है, जिसका कि जो घनत्व है यह 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह आपके हो गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से हम जो है कि 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बायोलॉजी के प्रश्नों की बात करें तो बायोलॉजी का जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि मादा एनोफिलीज को मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो जो मादा एनोफिलीज है इसको मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह कहाँ पर बैठती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। तो इसलिए मादा एनोफिलीज को जो है वह मादा क्यूलेक्स से जो है वह अलग किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो देखिए अगर हम बात करें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा जो है सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का जो प्रकार है वह आपका है लिम्फोसाइट। जी हाँ दोस्तों, लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है इसी के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता जो है कि घटती बढ़ती, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अगर हम बात करें कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है, तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा है। वहीं लिखा गया मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, यह बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही दिया गया है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन ही पूछा गया है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। तो यह रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? तो यह पूछा गया है जो ल्यूकेमिया है यह एक प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और यह बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनाना शुरू करता है। तो यह रक्त कणिका कौन सी है? तो यह चीज आपसे पूछा गया है। तो यह आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत मात्रा में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं को वह बनाने लगता है जो कि काफ़ी कमज़ोर वगैरह होती हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें उपकला कोशिका की, तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा? क्योंकि जो जो आपका उपकला कोशिका है एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो कि शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। अतः जो है आपका उपकला ऊतक है शरीर के विभिन्न अंग जैसे आपका जीवा हो गया, विक नली हो गई, लार ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, अग्न्याशय हो गया, फेफड़ा हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, इत्यादि जगह पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई है वह आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह आपका नाक में भी पाई जाती है, फेफड़े में भी पाई जाती है, अग्न्याशय में भी पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आंत ज्वर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका क्वेश्चन से ही क्लियर है, जो आंत ज्वर रोग है या आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों चलिए कुछ रोगों के नाम बता देते हैं और उससे रिलेटेड अंगों के नाम बता देते हैं कि जो उससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए टाइफाइड और हैजा जो है या आंत को आपके प्रभावित करते हैं। वहीं पर आपका टीबी हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, तो यह सब आपका फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। वहीं पर आपका टिटनेस हो गया, कोढ़ हो गया, तो यह आपके तंत्रिका कोशिका
तंत्रिका तंत्र जो है उसको प्रभावित करते हैं। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, तो यह आपके श्वास नली को जो है प्रभावित करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और अब की बार भी जो है कि रोग से एक ना एक प्रश्न जरूर रहेगा कि यह रोग किसके कारण होता है या यह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऐसा प्रश्न जरूर एक ना एक आएगा, क्योंकि टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसमें भी आया था, तो इसलिए टीआरई 4 में भी आएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो कार्बनिक कृषि कैसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है? कार्बनिक कृषि जो होती है इसमें कार्बन खादों, पुनर्चक्रित फार्म, अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कार्बनिक कृषि होती है उसमें ज़्यादातर कार्बनिक खादों का प्रयोग होता है, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट का प्रयोग होता है, जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो किस क्रिया के द्वारा जो है कि पृथ्वी पर कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका ऑप्शन तो आपको ही पता होगा कि इसके द्वारा ऑक्सीजन बढ़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन बढ़ता है। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। तो देखिए, अगर हम बात करें संवहनी पौधे की, तो जो आपका फर्न है यह आपका एक संवहनी पौधा है। जी हाँ दोस्तों, संवहनी पौधा जो है वह फर्न होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो फर्न आपका है यह एक अपुष्पक संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उतक होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्पाइरोगायरा निम्नलिखित सवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो देखिए, अगर हम बात करें स्पाइरोगायरा के बारे में कि ये निम्न सवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हरा शैवाल। जी हाँ दोस्तों, स्पाइरोगायरा जो होता है यह हरा शैवाल का उदाहरण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और हमने जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसके पेपर को एनालिसिस किया, तो यह पाया कि जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन ज़्यादातर जो है कि रिपीट हुए हैं। तो इसलिए हम जो है कि आपको प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा और 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके पढ़ लेते हैं और जितने पार्ट हम इसका अपलोड करेंगे, साइंस का हो गया या आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हो गया या जो है कि आपका बिहार स्पेशल का हो गया या आपका भूगोल का हो गया, तो सभी पार्ट को आप पढ़ते जाइएगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से सभी वीडियो आप देख जाइए। अगर जितनी वीडियो हम करवा रहे हैं सभी वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो गारंटी है कि आप बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम जो है क्लियर कर लेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, तो इसलिए आप जरूर पढ़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके जाइए और हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।